हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं निशब्दम नाम की फ़िल्म की, जो जस्ट रिसेंटली अमेज़न प्राइम में रिलीज़ हुई है। अगर आप इस फ़िल्म को एंजॉय करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्राइम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। एक्चुअली ये एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर टाइप की फ़िल्म है, और अगर आप ऐसी फ़िल्म में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आपके लिए ये फ़िल्म एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकती है। सो आज मैं आपको निशब्दम इस फ़िल्म की कंप्लीट स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ साथ आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये फिल्म इतनी मिस्टीरियस क्यों है। देखो यार, मैं 8 तारीख को जल्दी एक Q&A करने जा रहा हूँ, तो उसकी पोस्ट आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी, और वो पोस्ट मेरे कम्युनिटी टैब पर भी अवेलेबल है। तो फिर यार, उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में आप मेरे से कुछ भी सवाल पूछ सकते हो। मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर यार, आपके जो भी सवाल है वो जल्दी से जल्दी पूछ लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत 1972 में होती है, क्रिसमस ईव के दौरान, जहाँ पर एक कपल एक विला में पार्टी कर रहे थे। अब यहाँ पर वो ग्रामाफोन लगा के एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ये ग्रामाफोन काम करना बंद करता है, जिसकी वजह से हस्बैंड जो था वो इस ग्रामाफोन को ठीक करने का काम करता है, और वाइफ जो थी वो ऊपर वाले कमरे में चेंज करने जाती है। अब यहाँ पर हस्बैंड जो था वो ग्रामाफोन को ठीक करने में नाकामयाब था, जिसकी वजह से वो ग्रामाफोन को ठीक नहीं करता बल्कि उसे बंद ही कर देता है। जिसके बाद उसे अपने स्टोर रूम से लाइट फ्लिकरिंग की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो अपने स्टोर रूम की तरफ जाता है, जहाँ पर उस स्टोर रूम के अंदर जाने के बाद वो एक पेंटिंग को देखता है जो एक औरत की थी, और तभी अचानक से पीछे से उसके ऊपर कोई हमला कर देता है। अब यहाँ पर उसकी जो वाइफ थी, जब नीचे चेंज कर कर आती है, तब वो अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी, जहाँ पर वो उसी कमरे में, मतलब उसी स्टोर रूम में जाती है। और उस स्टोर रूम में जाने के बाद वो सामने वाले दृश्य को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि सामने उसका हस्बैंड एक, जहाँ पर वो पेंटिंग लटकी हुई थी वैसे ही उसका हस्बैंड भी लटकाया गया था। जिसके बाद उस वाइफ पर भी अचानक से हमला हो जाता है, जिसके बाद यूएस गवर्नमेंट जो थी वो इस हाउस को हंटेड करार दे देती है, और वहाँ की जो मीडिया थी वो इस न्यूज़ को काफ़ी ज़ोरों शोरों से छापती है, जिसकी वजह से इस हाउस को खरीदने वाला कोई भी नहीं था। 1982 में इस हाउस की नीलामी का काम चल रहा था, लेकिन इस हाउस को खरीदने के लिए कोई भी रेडी नहीं था, बिकॉज ऑफ इट्स हॉन्टिंगनेस, जिसकी वजह से ये जो हाउस था इसे हमेशा के लिए अबेंडेंड करार दे दिया गया। अब यहाँ पर कहानी 2019 में शिफ्ट होती है, जहाँ पर एंथनी नाम का एक शख्स इस हाउस को खरीदने की डिमांड करता है, और वो इस हाउस को खरीद लेता है। जिसके बाद वो अपनी वाइफ साक्षी के साथ इस विला में हॉलीडे मनाने के लिए आता है। अब यहाँ पर इस हॉलीडे के दौरान जब ये दोनों उस विला में जाते हैं, तब वहाँ पर एंथनी और साक्षी ये दोनों ऊपर के कमरों को देख रहे थे, और तभी एंथनी जो था वो नीचे के कमरे में आता है, जहाँ पर उसे वैसे ही लाइट फ्लिकरिंग की आवाज़ सुनाई देती है जो 46 ईयर्स पहले उस आदमी को सुनाई दी थी। जिसकी वजह से एंथनी जो था वो उस स्टोर रूम के अंदर जाता है, जहाँ पर वो उस पेंटिंग को देखता है जो उस लड़की की थी, और तभी अचानक से उसे पीछे से किसी की आहट की आवाज़ सुनाई देती है। जिसके बाद एक स्क्रीन ब्लैक डाउन होती है, और हम साक्षी को दौड़ता हुआ देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा घायल अवस्था में थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, और वो उस घर से बाहर निकलकर थोड़ी ही दूर में बेहोश हो जाती है। जिसके बाद एक कार वहां पर आकर रुकती है, जहां पर वो जो कार का ड्राइवर था वो उसे हॉस्पिटल में ले जाता है। अब यहाँ पर ये केस एक काफ़ी लंबा केस था, क्योंकि ये केस इस घर से जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इसे मीडिया की भी अटेंशन काफ़ी ज़्यादा मिल रही थी। और इस केस के लिए रिचर्ड और महा नाम के 2 ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया गया था, जहाँ पर ये दोनों जो थे, ये दोनों जब उस घर के अंदर जाते हैं, तब वो उस घर के अंदर के स्टोर रूम में एंथनी की लाश को देखते हैं, जो उसी मैनर में लटकाई गई थी जैसे 1972 में इस बंदे की लाश को लटकाया गया था। जिसकी वजह से इन सभी को ऐसा लगता है कि शायद से इन लोगों ने घर खरीदा, जिसकी वजह से भूत ने उनके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन माया इन सारी बातों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि उसे इस भूत प्रेत वगैरह की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, जिसकी वजह से वो इस केस को काफ़ी बारीकी से समझना चाहती थी, ताकि इस केस को बारीकी से समझने के बाद वो इस केस का एक कंक्लूजन सबके सामने पुट ऑन कर सके। जिसकी वजह से वो साक्षी का इंटरव्यू लेने का डिसाइड करती है, लेकिन साक्षी वॉज इन ट्रॉमा बिकॉज ऑफ हिज हस्बैंड डाइड, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और वो इंटरव्यू देने से मना करती है। लेकिन महा जो थी वो उसे कैसे तो भी कर मना लेती है, जिसके बाद वो उससे ये सवाल करती है कि आखिर विला में आने के बाद उसके साथ क्या हुआ, जहाँ पर वो अपनी आप बीती बताते हुए ये कहती है कि एक्चुअली विला के अंदर जब वो सारे कमरों को चेक कर रही थी, तब उसे एंथनी की आहट नहीं सुनाई दी थी, जिसकी वजह से वह एंथनी को ढूंढने गई थी, और तभी वो स्टोर रूम के अंदर जाती है, जहाँ पर उस स्टोर रूम के अंदर एंथनी को लटकाया गया था और उसकी डेथ हो चुकी थी। जिसके बाद
जिसके बाद साक्षी के ऊपर भी हमला होने वाला था, लेकिन तब तक वो वहाँ पे सक्सेसफुली भाग चुकी थी, जिसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। अब यहाँ पर उसका जो ट्रॉमा था वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स उन सारे पुलिस ऑफिसर्स को बाहर निकालते हैं ताकि वो साक्षी की हालत को समझ पाए, जिसकी वजह से वो उन सारे पुलिस ऑफिसर्स को निकाल देते हैं। और तब महा जो थी वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, जिसकी वजह से वो इस केस में और भी ज़्यादा घुलते मिलते जा रही थी। और तभी हम ये देखते हैं कि मीडिया अटेंशन की वजह से यूएस गवर्नमेंट जो थी वो भी इस केस में अपना इन्वॉल्वमेंट दे रही थी, जिसकी वजह से इस केस को सॉल्व करना एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी थी। अब यहाँ पर कुछ दिनों बाद जब साक्षी थोड़ी ठीक होती है, तब महा जो थी वो उससे इंटरोगेशन करने का प्लान करती है, जहाँ पर उसके साथ इंटरोगेशन करते वक्त वो उसके बारे में पूछती है। और तब महा जो थी वो ये बताती है कि एक्चुअली वो कुछ समय पहले एक ऑर्फनेज में रहा करती थी, जहाँ पर ऑर्फनेज में वो एक सोनाली नाम की लड़की से काफ़ी अच्छी दोस्ती बन चुकी थी। अब यहाँ पर साक्षी जो थी वो एक पेंटर थी, इसी वजह से साक्षी को एक बहुत बड़ी अमीर आर्ट गैलरी में काम मिल चुका था एज अ पेंटर, जिसकी वजह से वो अमेरिका में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन सोनाली उसके जाने से काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, जिसकी वजह से साक्षी जो थी वो कैसे तो भी कर सोनाली को मना लेती है, जिसके बाद वो अमेरिका के लिए निकल जाती है। अब यहाँ पर अमेरिका के लिए निकलने के बाद वो उस आर्ट गैलरी में एज अ पेंटर जॉब करती है, जहाँ पर जिस दिन वो ज्वाइन होती है उसी दिन वहाँ पर एंथनी आता है, जो कि एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था, क्योंकि उसके वायलिन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका था। और वो एक काफ़ी अच्छे काम करने वाला शख्स था, जिसकी वजह से किसी को भी उसके ऊपर कोई भी शक नहीं था। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एंथनी जो था वो साक्षी की पेंटिंग को देखता है, जहाँ पर उसकी पेंटिंग को देखने के बाद वो उसके पेंटिंग से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो चुका था। और तब वो साक्षी को एक बहुत बड़ी अमाउंट का चेक लिख के देता है, जिसमें से आधी अमाउंट वो अपने ऑर्फनेज में डोनेट कर देती है और आधी अमाउंट अपने पास रख लेती है। अब यहाँ पर इस चेक के सिलसिले के बाद एंथनी और साक्षी इन दोनों के बीच की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जहाँ पर इन दोनों के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती के साथ साथ इन दोनों के बीच में प्यार भी बन चुका था। और तब काफ़ी ज़्यादा प्यार होने के बाद ये दोनों लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये दोनों शादी करेंगे, जिसकी वजह से साक्षी जो थी वो सोनाली को अमेरिका में बुलाती है, जहाँ पर सोनाली जो थी वो एंथनी को देख के थोड़ा बहुत उसके ऊपर शक करती है, क्योंकि एंथनी किस टाइप का शख्स है उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। पर एंथनी की अच्छाई देख के वो इस बात को मान लेती है। और तभी जब उनकी एंगेजमेंट होती है उसी के अगले दिन सोनाली जो थी वो वहाँ से गायब हो चुकी थी, जिसके बाद सबको ये बात पता चल गई थी कि वो किडनैप हो चुकी है। इसी वजह से एंथनी जो था वो उसे ढूंढने के लिए एक पूरी सर्च फॉर्म लगाता है, लेकिन सोनाली का कहीं भी नामो निशान नहीं था, जिसकी वजह से एंथनी ये डिसाइड करता है कि वो साक्षी का ध्यान बहलाने के लिए उसे एक विला में लेकर जाए, ताकि साक्षी का थोड़ा बहुत ध्यान बहले और उसे ऐसा साक्षी थोड़ा फ्री महसूस कर पाए, जिसकी वजह से वो साक्षी को उस विला में लेकर जाता है। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और तब महा जो थी उसे थोड़ी बहुत बातें समझ नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो ये डिसाइड करती है कि वो सोनाली के बारे में जानना स्टार्ट करेगी, जिसकी वजह से महा जो थी वो अपने ऑफिसर्स के साथ मिलकर उस ऑर्फनेज में जाती है जिस ऑर्फनेज में साक्षी रहा करती थी। और तब वो उस ऑर्फनेज के मिस्ट्रेस से वहाँ पर वो ये सवाल करती है कि आखिर सोनाली कैसी थी, जहाँ पर वहाँ की जो वार्डन थी वो उसे ये बात कहती है कि सोनाली जो थी वो एक तरह की एग्रेसिव वुमन थी, बिकॉज वो साक्षी के लिए काफ़ी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थी। और उसी के साथ साथ अमेरिका में जब वो साक्षी से मिलने गई तब उसने एक शख्स के ऊपर हमला भी कर दिया था, जिसकी वजह से उसे थोड़े महीनों की जेल हो गई थी, लेकिन वो इस जेल की सज़ा से बच गई थी, जिसकी वजह से उसे इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सोनाली से मुलाकात इतने सालों में हो ही नहीं पाई, मतलब एंगेजमेंट के बाद सोनाली से उसकी मुलाकात एक बार भी नहीं हुई, जिसकी वजह से महा को ऐसा शक हो रहा था कि शायद सोनाली ही इन सब के पीछे इन्वॉल्व होगी, बिकॉज सोनाली को शायद एंथनी से जेलसी होगी, मतलब सोनाली को शायद साक्षी से जेलसी होगी, जिसकी वजह से उसने एंथनी को मारने का सख्त कदम उठाया। और वो साक्षी को भी मारना चाहती थी, लेकिन वो साक्षी को मारने में अनसक्सेसफुल हो गई, जिसकी वजह से महा जो थी वो उस पूरे सर्च टीम को वापस उसी विला में भेजती है, जहां पर सर्च टीम के साथ साथ महा और रिचर्ड भी वहीं पर थे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि
पुलिस ऑफिसर्स जो थे वो एक एक कमरे की पूरी तरीके से छानबीन कर रहे थे, जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर स्टोर रूम में भी जाता है और उस स्टोर रूम में वो एक चाबी को देखता है, जहाँ पर उस चाबी को देखने के बाद वो इसे रिचर्ड के हाथों सौंपने वाला था, लेकिन रिचर्ड उसे लेकर उस ऑफिसर को ये धक्का दे देता है, जिसके बाद हम सभी को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली रिचर्ड जो है वो एक तरह का बुरा टाइप का आदमी है और शायद वो इसी मतलब उसी ने ही ये सब किया होगा, लेकिन वो इस हत्या के पीछे नहीं था। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि उस पुलिस ऑफिसर जब गिरता है तब माँ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी आखिर ये सब हो क्या रहा है, जिसकी वजह से उसका जो शक था वो धीरे धीरे रिचर्ड के ऊपर आया जा रहा था और रिचर्ड के ऊपर शक आने की वजह से वो रिचर्ड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करती है, जहाँ पर वो रिचर्ड के ऑफिस में जाती है और तब रिचर्ड के ऑफिस में जाने के बाद वो उसके ऑफिस के ड्रॉर से वो चाबी भी निकाल लेती है, जिसके बाद रिचर्ड वहाँ पे आता है, लेकिन वहाँ जो थी वो खुद को सक्सेसफुली अंदर छुपा लेती है, जिसकी वजह से रिचर्ड उसे पहचान ही नहीं पाता और तब महा जो थी वो उस चाबी को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि साक्षी जो थी वो एक शख्स से मिलती है जिसका नाम था विवेक और तब कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम सभी लोग ये देखते हैं कि एक्चुअली साक्षी जो थी वो एंथनी से मुलाकात करने के बाद वो वहाँ पर विवेक से भी मिली थी, जहाँ पर विवेक और उसके बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती बन चुकी थी और तब विवेक जो था वो एक काफ़ी ज़्यादा नेकदिल टाइप का इंसान था, जिसकी वजह से वो ये डिसाइड करती है कि वो सोनाली को उसके साथ डेट करवाएगी ताकि सोनाली भी लोनली फील ना कर सके, जिसकी वजह से वो सोनाली को काफ़ी दिन पहले ही बुला लेती है, लेकिन इसकी खबर वो एंथनी को नहीं देती, जिसकी वजह से सोनाली और विवेक ये दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और तब इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी बिल्डअप हो चुकी थी, जिसके बाद ये दोनों भी शादी करने का डिसाइड करते हैं और जिस रात एंथनी और साक्षी इन दोनों की एंगेजमेंट तय हुई थी तब सोनाली और विवेक इन दोनों ने भी शादी करने का डिसाइड किया था, जहाँ पर उसी रात जब सोनाली एंथनी से अकेले में बात करने जाती है तब वो एंथनी को थोड़ा बहुत सेड्यूस करती है, जहाँ पर एंथनी जो था वो उसके साथ थोड़ा बहुत रोमांटिक वे में बातें करता है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारा जो सीन था ये साक्षी देख रही थी और उसे उसके आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर देती है और अगला सीन देखते वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि एंथनी ने सोनाली के ऊपर बहुत ज़ोर से हमला किया था, जिसकी वजह से सोनाली की डेथ हो चुकी थी और तभी साक्षी जो थी वो एंथनी के बारे में सब कुछ जानना स्टार्ट करती है विवेक की हेल्प से, जहाँ पर उसे ये बात पता चलती है कि एक्चुअली उस एंथनी जो था उसकी एक वाइफ भी थी, मतलब वो उसकी पहली शादी भी हो चुकी थी, जहाँ पर उसकी जो पहली शादी की जो वाइफ थी उसका एक्चुअली एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, जहाँ पर उस लड़के को मारने वाला मतलब उस लड़के और उसकी वाइफ को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि एंथनी ही था। मतलब एंथनी ने अपने ही वाइफ का खून किया था, जिसके बाद उसने उसके बॉयफ्रेंड की भी हत्या कर दी थी और इन सब का साथ रिचर्ड दे रहा था, जिसकी वजह से रिचर्ड जो था वो धीरे धीरे अपने भी बदले पूरे कर रहा था, जहाँ पर उसे ये शक था कि उसकी जो वाइफ है वो उसे चीट कर रही है, जिसकी वजह से उसने एंथनी के साथ हेल्पिंग हैंड मिलाकर अपनी भी वाइफ को मरवा दिया और उसके साथ उसने काफ़ी सारी लड़कियों को भी मरवा दिया। जिसके बाद साक्षी जो थी वो एंथनी से बदला लेने का डिसाइड करती है, जहाँ पर वो उस विला को बुक करने का जिद करती है, जिस विला के बारे में विवेक काफ़ी टाइम से पढ़े जा रहा था कि वो एक हॉन्टेड है, जिसकी वजह से ये सभी लोग ये प्लान करते हैं कि ये इस विला की हॉन्टेडनेस का यूज़ करके एंथनी को फंसाएंगे ताकि ये सभी लोग एंथनी को मारने के बाद सब बदला पूरा कर पाए और इनके ऊपर कोई केस भी नहीं लगेगा, जिसकी वजह से ये साक्षी जो थी वो एंथनी से जिद कर इस विला को बुक करवाती है, जहाँ पर जब एंथनी उस स्टोर रूम में जाता है तभी विवेक जो था वो उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है, जहाँ पर साक्षी भी विवेक के पीछे आ जाती है और तब विवेक जो था वो सारी बातें बता देता है, जिसके बाद एंथनी ये कहता है कि एक्चुअली वो काफ़ी टाइम से ये सब कर रहा है क्योंकि उसके माइंड में ऐसा है कि ये जो लड़कियां है ये एक बुरी चीज़ है और उसके साथ ये सारी लड़कियों को मर जाना चाहिए जो अपने बॉयफ्रेंड्स और अपने प्यार के साथ चीटिंग कर रही है, जिसकी वजह से इन अगर सारी लड़कियों की मौत हो भी गई तो भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से साक्षी जो थी वो एंथनी को काफ़ी ज़ोर ज़ोर से मारती है और उसे उसी मैनर में लटकाती है जिस मैनर में उस हस्बैंड को लटकाया गया था।
था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कहानी जो थी वो वापस प्रेजेंट टाइम में आ चुकी थी, जहाँ पर रिचर्ड को ये सारी बातें पता चल चुकी थी। और तब रिचर्ड को जब ये बातें पता चलती है तब वो साक्षी को ब्लैकमेल करने का ट्राई करता है, जहाँ पर वो साक्षी को विवेक की एक इमेज भेजता है जो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा घायल स्थिति में था। अब यहाँ पर विवेक को घायल स्थिति में देखते ही साक्षी जो थी वो वहां पर चली जाती है, जहां पर रिचर्ड उसके ऊपर भी हमला करता है। और तब रिचर्ड उससे ये पूछता है कि आखिर तुमने एंथनी को क्यों मारा, जहां पर वो विवेक को भी मारने की कोशिश कर रहा था और साक्षी को भी मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तब तक वहां पे महा पहुंच जाती है जो रिचर्ड के ऊपर ही हमला कर देती है और रिचर्ड को ही मार डालती है। जिसके बाद साक्षी और विवेक ये दोनों उससे ये पूछते हैं कि आखिर उसे ये सारी सच्चाई पता कहाँ से चली, जहाँ पर महा ये बताती है कि एक्चुअली उसने कुछ समय पहले सोनाली की पूरी बायोग्राफी पढ़ी थी, जहाँ पर उसने सोनाली के बारे में स्टडी करते वक्त उसे ये बात रियलाइज हुई कि सोनाली अचानक एंगेजमेंट की रात के बाद गायब हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसने एंथनी के ऊपर और रिचर्ड के ऊपर भी काफ़ी सारी स्टडीज़ की। और इन्हीं स्टडीज से उसे ये बात रियलाइज हुई कि एंथनी जो था वो रिचर्ड की हेल्प लेकर काफ़ी सारे खूनों को अंजाम दे रहा था, ताकि उन खूनों को अंजाम देने के बाद रिचर्ड उसे एक पुलिस प्रोटेक्शन दे पाए, जिसकी वजह से पुलिस उसे पकड़ ना पाए। और यही रीज़न था जिसकी वजह से रिचर्ड और एंथनी ये दोनों काफ़ी अच्छी तरीके से बच रहे थे, जिसकी वजह से महा ने भी उनका साथ दिया था और महा ने भी इसे एज ए एक्सीडेंट केस बनाकर पूरी तरीके से क्लोज कर दिया था। और यहीं पर ही ये कंप्लीट फिल्म खत्म होती है। तो फिर यार ये थी स्टोरी निशब्दम की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।